सरकार नहीं आएगी तो क्या समाज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सरकार नहीं है तो सड़कों पे लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, और जिस दिन सरकार आएगी मैं गारंटी से कहता हूं थाने का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा मेरे लोगों, मेरी बात। और एफिडेविट लिख के कह रहा हूं, लिख लो, जिस दिन ताकत बन जाएगी आपकी तरफ, कितना भी बड़ा सामंतवादी क्यों ना हो, जब आप गुजरोगे तो घूर के नहीं देख पाएगा आपको, मेरी बात को आप याद रखना। और जो हमारे माथे का गौरव है, हमारी बहन बेटियां, उनकी तरफ तो आंख उठाना, ये तो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कोई। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे लोगों, 1 महीने के लिए ताकत मेरे हाथ में दे दो। अगर जिस दिन ताकत मिलेगी और 1 हफ्ते के बाद उस पूरे 1 महीने, उस बचे हुए 23 दिन में अगर आपके ऊपर किसी ने आंख उठा दी और वो रात को अपने घर सो गया, तो मैं लिख कर देता हूं, राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। लोहे का गुर्दा चाहिएगा जो अभी मां के कोख से जन्म नहीं है, क्योंकि अब अगर खून कोई बहाएगा तो वो चैन से नहीं बह पाएगा। याद रखना, एक बार पैदा हुए, एक बार मरेंगे। लोग याद रखेंगे कि हमारा नेता धोखेबाज था या हमारा असली था। आप अगर साथ दे दो तो याद रखना, 2027 में ऐसा इंकलाब पैदा होगा कि नोटों वाले हार जाएंगे और वोटों वाले जीत जाएंगे, मेरी बात का। और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, और धन धरती राजपाट बट के रहेगा। जिसकी इतनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी, ये होना ही है। और जो आज सत्ता में है, जो धर्म के नाम पे भाईचारे की बात करते हैं, उन्हीं के लोग खड़े होकर हमें मिले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की बात करते हैं। अगर हमें SC/ST एक्ट के रूप में प्रोटेक्शन मिला है, जो हमारी हत्या होने पे 8,25,000 रुपए का हमें मुआवजा देके कोर्ट में ताकत देता कि जाओ, जिसे हत्या की है उसके खिलाफ खड़े होकर मजबूत रह के सजा कराओ कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके, तुम्हारे साथ जुल्म ना कर सके, तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको भी कहते हैं खत्म करो, खत्म करो। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जब से मैं लोकसभा में गया हूं, मैं SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी, वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। जितने डिपार्टमेंट है जिनसे आप मुखातिब हो सकते हैं, बात करते हैं, आप पता करके देखना कि जब मैं उस कमेटी की मीटिंग में जाता हूं तो अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो सामने वाले से लड़ जाता हूं कि मेरे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। याद रखना मेरे बात, आप पता करा के देख लेना। आपका कोई साथी बैंक में हो, किसी स्टेट की मशीनरी में हो, उस तरह से सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप पता करके देख लेना। डीजीपी ADGP हो कि जब वो आदमी खड़ा होता है तो अपने लोगों की आवाज को किस तरह से उठाता है। तो मैं तो सबकी आंखों में चुभने लगा हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई पट्टा करवा के नहीं आया कि भाई मुझे कोई डर हो। मैं जब तक जीऊंगा अपने लोगों के अधिकारों पे हमला नहीं होने दूंगा, ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं लोकसभा भी इसलिए गया, मैं लोकसभा के वहां तनख्वाह के लिए या जो किसी के आगे पीछे घूमने के लिए थोड़ा गया, अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैंने प्रस्ताव दिया 1 साल पहले, ये जो SC/ST को कंपनसेशन मिलता है, मेरी बात को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका जो इसमें मुआवजा मिलता है कम है, ये बढ़ा के 30 लाख रुपए होना चाहिए। अगर हमारे व्यक्ति की हत्या हो या उसके साथ कोई जघन्य अपराध हो तो कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलना चाहिए। समझे मेरी बात को? मैं सिर्फ भाषण नहीं देता हूं, वो टेक्निकल काम जिसकी आवश्यकता है, लिखा पढ़ी काम, उसको भी करता हूं। तो मुझसे सब लोगों ने कहा साहब इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाएगा तो वो कम से कम, उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे, वो कम से कम मुख्य धारा में तो नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, उसको संभल मिलेगा। तो बोले ठीक है जी, इस पे कोशिश करते हैं। मैंने कहा प्रस्ताव भेजो, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, वही अकेला आदमी था जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि SC/ST OBC के लोगों को प्रमोशन में नहीं, SC/ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। जब मैं लेके आया तो इस पे बड़े लेख वेख लिखे गए कि चंद्रशेखर तो आगे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्यों ना करें आरक्षण की मांग? क्यों ना करें? अगर इस देश की सरकारों ने 75 साल बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना चला के, मुख्यमंत्री आवास योजना चला के हमारे लोगों को घर देने का काम कर रही है, तो 75 साल इस देश में एक बहुत बड़े समाज ने बिना घर के छत रात गुजारी, ये दिया सरकारों ने हमें। और इस देश में 81 करोड़ लोग सबका राशन लेते हैं। आप आंकड़े मंगा लो, अगर 80% लोग आपके बहुजन समाज के नहीं निकले तो तब आप मुझे कह देना 90% लोग निकलेंगे।
जिस देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो, उन सरकारों से मुंह लगा के बैठ जाएंगे हमें कुछ देंगे। मैंने कहा इससे दो चीजें होंगी। बोले क्या? मैंने कहा एक तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, सरकार अधिकारी कहेगी कि हत्या नहीं होनी चाहिए, इसको रोको, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। दूसरा, अगर इसमें और कुछ करना चाहते तो बोले कोई सुझाव। मैंने कहा जो व्यक्ति अब हम पे हिंसा करे उसी की संपत्ति को करो, उसी से लो पैसा, सरकारी पैसा मत लो। जो हमारे लोगों की हत्या करे, हम लोगों पे हिंसा करे, हमारी बहन बेटी का अपमान करे, उसी से उसकी जमीन वो करो नीलाम, उसका घर नीलाम करो, उसी से लो पैसा। तो जब जेब से देना पड़ेगा ना, तो फिर हत्या करने से पहले 1000 आदमी 1000 बार सोचेगा। अभी तो ठाक हत्या कर देता कि पुलिस सरकार देगी पैसा, हमें क्या मतलब, वो तो अपना पैसा कोर्ट में लगाता है। समझे ना? समझे? मैं कह रहा हूं जिस दिन इस देश में 100 लोगों की कुर्की हुई और 100 लोगों को पैसा भरना पड़ा, आप मेरी बात कह रहे, वो अपनी पीढ़ियों को कह के जाएंगे किसी पर अत्याचार मत करना। आप समझो मेरी बात को। तो मैं तो कानूनी रूप से भी इसको सशक्त करने के लिए काम करता हूं, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला। ये बात आप याद रखना, आप पढ़े लिखे लोग, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल, ये हमारी जो महिला नेता बैठी है, हमारी बहन, सुनो आप भी, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी सामान्य जाति के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा। इसको फाड़ने वाला भी हमारा अनुसूचित जाति का ही भाई था। और सांसद पता कहां से था? जानना चाहते हो कहां से सांसद थे? जहां की महान जनता ने मुझे, नगीना की जनता ने चुन के भेजा, वहीं से 2009 में सांसद बने थे। लेकिन बने थे ऐसी पार्टी से कि उस पार्टी के लोगों ने कहा लोकसभा में कि बिल तुम फाड़ दो, अगर तुम हमारे पक्के गुलाम हो। तो उन्होंने बिल फाड़ दिया। इसका मतलब उन्होंने अपने समुदाय के हितों को नहीं चाहा, अपनी पार्टी के आदेशों को मानने का काम किया। और आज भी यही हो रहा है। जो नेता हम जाति के आधार पर अपना मानते हैं, वो नेता अपनी पार्टियों का इतना गुलाम है कि वो हमारे ना जीते जी हमारी लड़ाई लड़ता, ना मरने के बाद हमारी लड़ाई लड़ता। हाँ, हमारे जीते जी संख्या के नाम पे हमारी संख्या इतनी है, इस नाम पे उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों कुछ मिल जाता है। अभी ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब एक विधानसभा है रिजर्व, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को लड़ा दो, जीत जाएंगे उसको 10 बजे जीत जाएंगे। मैंने कहा अच्छा साहब। मैंने कहा 11 बजे तो नहीं जीतेंगे? नहीं साहब 10 बजे जीत जाएंगे। तो मैंने कहा भाई, मैं मिशन का काम कर रहा हूं, परिवार के पालन पोषण का काम नहीं कर रहा। मैं उस सीट को हारना पसंद करूंगा, लेकिन अपने के परिवार के किसी व्यक्तिगत परिवार के अपने किसी मेंबर को वहां लड़ा के जीतना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि भले ही मैं वहां से हार जाऊं, लेकिन मैं जिसका हिस्सा बैठता है, जिसका हक बैठता है, उसको देने का काम करूंगा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं ही और मेरे परिवार के लोग उस सीट पे लड़ेंगे। बहुत कुछ है जो जानना, पहचानना, समझना। मैं बस आपसे कह रहा हूं, अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, जो लिखा हुआ उसको पढ़ने लगे हैं, और जो मन में आ रहा है उसको लिखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसको देखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, तो अब महापुरुषों से गद्दारी मत करो, अब तो एकजुट हो जाओ। और मैं केपी सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि पहले अपने यहां रोटी बेटी का रिश्ता करो, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाओ। पहले जमात बनो, भाईचारा बनाओ अपने लोगों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, किसी शंकराचार्य ने थोड़ा ही लिखी है। वो तो कहते हैं इससे पता नहीं क्या क्या डायलॉग है कि इससे वर्ण वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते, मैं ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देता। वर्ण संकर हो जाएगा अगर आप अंतरजातीय विवाह कर लेंगे। ये एकदम कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा। भाई ये तो धर्म में वो नहीं है। उनके हिसाब से तो ये समझिए कि आप जो माँ बाप तय कर दें या जो समाज तय कर दे वही सही है, और वो सारी बातों का के लिए जिम्मेदार ईश्वर को ठहराते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, ईश्वर ने तय किया है कि इनमें ये पोथियों में सब लिखा हुआ है, कौन कब पैदा होगा, कहां पैदा होगा, वो पूर्व जन्म है, भाग्य है, और कब मरेगा, किससे शादी होगी, सब आपके उसमें लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, यही बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा अगर आपने अंतरजातीय विवाह कर लिया। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि अगर आपको जातियों को तोड़ना है, जाति विहीन समाज बनाना है, तो आपको अंतरजातीय विवाह करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि क्या हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पे खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर हम अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे तो हम तो वर्ण संकर
होने का डर लेके बैठे हैं जी। तो ये तो हमारे महापुरुषों की बात नहीं थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि महापुरुषों को पूजने से काम नहीं चलेगा, उनका जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उनके विचारों को आत्मसात करके उन पर चलना पड़ेगा और अपने परिवार को, अपने साथियों रिश्तेदारों को चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे, मैं मंदिरों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। संत गाडगे जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, मान्यवर काशीराम साहब, सबने यही कहा। आप भी नायक पूजा करने लगे हो, आते हो मेरे पैर छूते हो और मुझसे कहते हो कंधे पे आते हो, तो मेरी हाथ में कोई जादू है ही नहीं और मैं पैर में कुछ रख के लाता ही नहीं जो आप उठा के ले जा लोगे, जिसको छू के आप बड़े नेता बन जाओगे, बहुत ज्ञानी बन जाओगे। किताबें नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनोगे, समझे। तो ये पैर छूना, दंडवत होना, सर पे हाथ रखवाना, और इसको हमारे यहां महापुरुषों की लिखी किताबों में चाटुकारिता कहते हैं। चाटुकारिता कुछ लोग तो मन से प्रेम की वजह से करते हैं वीरू, लेकिन ये इसको चाटुकारिता कहते हैं। नेता को खुश करना, मैं वो नेता हूं जो इन चीजों से खुश हो जाऊं, है जी, और ना ही मैं अपने महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ हूं। मैं तो जानता हूं कि मिशन में नायक पूजा मिशन को बर्बादी की तरफ ले जाती है, इसलिए नायक पूजा मत करो। जो मैं कहता हूं उस पर खड़े हुआ करो, उसको काम किया करो। फिर आप देखो, आपकी तरफ मैं आज कह रहा हूं और एफिडेविट लिख के कह रहा हूं, लिख लो, जिस दिन ताकत बन जाएगी आपकी तरफ, कितना भी बड़ा सामंतवादी क्यों ना हो, जब आप गुजरोगे तो घूर के नहीं देख पाएगा आपको। मेरी बात को आप याद रखना। मैं मानवता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर किसी को अहंकार हो कि वो माफिया है, वो बहुत बड़ा ताकत है, तो समय बदलता रहता है, लोकतंत्र है ये। आपकी तरफ और जो हमारे माथे का गौरव है, हमारी बहन बेटियां, उनकी तरफ तो आंख उठाना, ये तो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कोई। देखो, इतनी सरकारें आई, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी अन्याय होता है ना। मैं आज आपसे कह रहा हूं मेरे लोगों, 1 महीने के लिए ताकत मेरे हाथ में दे दो। अगर जिस दिन ताकत मिलेगी और 1 हफ्ते के बाद उस पूरे 1 महीने, उस बचे हुए 23 दिन में अगर आपके ऊपर किसी ने आंख उठा दी और वो रात को अपने घर सो गया, तो मैं लिख कर देता हूं, राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। एफिडेविट कह रहा हूं, लिखवा लो मेरे लोगों। आज कह रहा हूं, अगर वो 7 दिन के बाद, प्रक्रिया में आने के बाद, अगर उसने 23 दिन में हमने अत्याचार किया और रात को वो घर सो गया, तो मैं आपको लिखकर कह रहा हूं, मैं उस दिन इस्तीफा देकर, राजनीतिक इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ दूंगा, घर बैठ जाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका 24 कैरेट है हर चीज में। आप इसको, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमें तो लड़ना कितने लोगों से पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, जैसे हमने एक साहब को आए, वो कि साहब मैं लड़ना चाहता हूं, हमने उनको अवसर दे दिया। अब वो अवसर दे दिया तो बेचारे, अब उनका कोई कहीं से कोई ऑफर कुछ आया होगा, कोई और डरा भी देती है सरकार। उन्होंने अपना लिख दिया इस्तीफा भी 2 दिन पहले कि साहब नहीं दे रहे। हमने तो इसलिए वो किया और ज्यादा जोर देके कि भाई सामाजिक प्रतित्व मिले। हमने पहली लिस्ट में धानुक समाज के 2 से 3 लोगों को अवसर दिए, ठीक है, जिनमें निकेत जी यहां बैठे हैं, और वाल्मीकि समाज के भी भाइयों को अवसर दिया, कोरी समाज के लोगों को भी अवसर दिया, पासी समाज के लोगों को भी अवसर दिया। कोशिश की है, जिस समाज का नेतृत्व हम पे आ गया है और वो संघर्ष करा, जीतने की तरफ बढ़ सकता है, उसको ताकत देने का काम पहली लिस्ट में हमने किया। आप चेक कर लेना हमारी लिस्ट को। और ओबीसी समाज के लोगों को भी, हम पे तो बहुत चर्चा हुई कि एक भी टिकट सामान्य जाति को नहीं दिया। भैया, टिकट देने की बात नहीं है। क्या वो हमारे विचारों से सहमत हैं? क्या वो सामाजिक न्याय से सहमत हैं? क्या वो हमारे लोगों, हमारी ताकत लेके हमारे लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? क्या वो फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार को के आदर्शों को मानने को तैयार है? जो ऐसा हो सामने आ जाए, सामने आ जाएगा तो हम गारंटी देते हैं, मुझको साथ खड़े होकर उसको जिताने के लिए एडी छोटी का जोड़ लगाएंगे, आए वो सामने। लेकिन हम तो जानते हैं ताकत आप हमसे लोगे, काम आप कर नहीं पाओगे क्योंकि अपने समाज के खिलाफ नहीं जा पाओगे। तो हमने तो ये किया। तो चलाई खबर की साथ कासगंज में एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ, वहां आने से मना कर दिया, उन्होंने नहीं चलाई, मीडिया के लोगों ने चलाई। जबकि सच ये है कि मेरी जानकारी में नहीं है वो कि भाई कोई उस तरह का वहां जाने जैसी स्थिति है, क्योंकि मैं जाता वहां हूं,
जहां पे पुलिस और सरकार मिल जाती है, पीड़ित को तंग करती है, पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीदें कम हो जाती है। और मैं नहीं पूछता जाती है, मैं आपको विश्वास करो, हिमांशु जी यहां गवाह है, हम गए थे चेतन के, हमने नहीं पूछी जाती। हमें पता लगा कि अनुसूचित जाति समुदाय का बच्चा है जिसको कील ठोक के मार दिया, और कैसी परिस्थितियों में गए, बार बार पुलिस रोक रही थी, गाड़ियां छोड़ दी, बुरा समय जब आता है तो बता के नहीं आता, धूप थी, फिर बारिश आ गई अचानक से, कपड़े पूरे तरबतर हो गए, भूख लग रही है, चढ़ाई आ गई। मैंने कहा क्या 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 परीक्षा ली जाएगी आज, देखो। फिर कुल मिला के किसी तरह से उनके घर पहुंचे। मैंने तो कपड़े बदल भी लिए, तो सब भीगे हुए थे, ये सब लोग भीगे हुए थे बारिश में। फिर वहां गए, फिर वहां से वापस आए, बहुत सब चीजें हैं। कितने ऐसे मामले हैं, लोग गए थे वहां रायबरेली वाले में, जब पारसी समाज के भाई को मार दिया था। हम लोग नहीं पूछते, ये हमारा काम नहीं है, हम उनकी छोड़ो, हम आरोपियों को भी नहीं पूछते। आप विश्वास करो मेरा, नहीं पूछते हम जाते। हमारी नजर में आरोपी अपराधी अपराधी है, और जिसके साथ अन्याय हुआ वो पीड़ित, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं। हम इस बात में, हमारा स्पष्ट है, हम इसमें कभी पूछते नहीं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें रोज हमारे खिलाफ एजेंडा बना के चलाई जाती है कि भाई वो तो उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने तो वो नहीं किया, उन्होंने तो, जैसे पहले क्या हुआ, बहुत दिन पहले ये अनिकेत जी के घर गया हुआ था मैं जनरल बातें कर रहा हूं आज, पॉलिटिकल बातें नहीं, जनरल बातें। तो हमारे कार्यकर्ताओं को जब हम संगठन की वो ले रहे थे, जैसे आपके संगठन की आप लेते होंगे मीटिंग, समीक्षा कर रहे थे, तो हमारा एक साथी बोला जी मेरा नाम है लक्ष्मी रतन पासी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, संगठन में जातियां नहीं है, ये सारा संगठन अपना, तो यहां जाति की बताने की आवश्यकता नहीं। ये अनिकेत जी के यहाँ की बात है। तो मैंने कहा यहां पासी भी है, यहाँ कोरी भी है, यहाँ धानुक भी है, या कठेरिया भी है, सब लोग हैं, यहाँ जाटो भी सब लोग हैं। लेकिन संगठन के बाहर जातियां हो सकती है, संगठन के अंदर जातियां नहीं है। अगर जाति के आधार पर संगठन बनेगा तो चल नहीं पाएगा, और बड़ा विस्तृत नहीं होगा। अगर समाज की लड़ाई लड़े, जाति को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ नेता जिनको बेचैनी हुई कि समाज तो उधर की तरफ भाग रहा है, भाई भाग रहा है, तो उन लोगों ने चलाना शुरू किया, देखो जी इनको तो जाति से आपत्ति, मुझे क्यों जाति से आपत्ति होने लगी, बताओ। मैं तो कह रहा हूं, आज कह रहा हूं कि द ग्रेट कठेरिया धानुक समाज जिंदाबाद। मुझे क्यों आपत्ति होने लगी? द ग्रेट वाल्मीकि समाज, द ग्रेट पारसी समाज, द ग्रेट कोरी समाज, द ग्रेट जाटू समाज, सब जिंदाबाद। भाई मैं, आप समझो मेरी बात को, मैं आदमी दूसरे तरह का हूं। मैं ना पुराने लोगों की तरह सोचता हूं, ना मैं पुराने लोगों की तरह काम करता हूं। आप समझो मेरी बात, हम अलग तरह से काम करते हैं और हमें पता है कि हमें किस तरह से अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना। लेकिन अब सुबह शाम यही लगी रहती है कि साहब ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारे भरमजाल आपके ऊपर आने वाले कल में थोपे जाएंगे, आपके गुमराह करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसे दलित समाज के भाइयों कहते हैं कि साहब देखो, जहां मुसलमान आरोपी होता है वहां तो नहीं जाते, वहां तो नहीं जाते। और मैं कहता हूं जहां मुसलमान आरोपी है वहां जाने की जरूरत नहीं, सरकार का ऐसा इंतजाम कर देती है, ऐसा इंतजाम कर देती है कि उसकी पीढ़ियां भी जो है कमर सीधी करके नहीं खड़ी हो सकती। आप देख लो, चाहे मैं जो आपसे गलत कह रहा हूं भाई, आप देखो ना, हर जिले में रोज 2-3 हत्याएं 2-3 इस निकम्मी सरकार में हो रही है, तो एक आदमी सब जगह तो नहीं जा सकता। जहां अगर मुसलमान ने कहीं अपराध कर दिया है किसी कमजोर पे, तो पहले तो उसको गोली लग रही है पकड़ते ही, फिर उसके घर में बुलडोजर चल रहा है, फिर उसकी संपत्तियों की जांच हो रही है, एजेंडा सेट होता है क्योंकि वहां सही बैठता है। तो जहां इतना मार पड़ गई है और न्याय हो रहा है, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? ऐसे तो आप समझो कि पूरे 75 जिलों में दिन में को मैं जो है हेलीकॉप्टर लेके या कुछ लेके घूमते ही रहूंगा। आप समझो ये बातें कही जाती है समाज में जाके कि वहां तो नहीं जाते साहब, वहां तो नहीं जाते साहब। ये इसलिए कही जाती हैं क्योंकि उनको एक डर हो गया है। वो जो एक किस्सा सुनाया जाता ना कि झाड़ू वाला, वो कि अगर हम बटे हुए हैं सीखों में तो हम कचरा बन जाएंगे और हम इकट्ठे हो जाएंगे, बंध जाएंगे, एकजुट है, तो हम बहुत सारे कचरे को साफ कर देंगे, ताकतवर हो जाएंगे। वो इस बात को जानते हैं, और ये तब से ज्यादा शुरू हुआ जब से 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में आपने इस पूरे देश को बताने का काम किया, पूरे देश को बताने का काम किया। अगर हमारे अधिकारों को छूने का प्रयास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए पिछले दरवाजे से ये सरकार आरक्षण खत्म करो, SC/ST एक्ट खत्म करो, प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म करो, इन सब चीजों को पिछले दरवाजे से राजनीतिक षड्यंत्र कर करके अपने लोगों से चलवाती है, फिर कोर्ट में भिजवाती है, फिर कोर्ट से ऑर्डर करवा देती है। हम सब देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मैं आज आगरा की इस पवित्र धरती से
इस क्रांतिकारी धरती से कहना चाहता हूं कि हम चुप नहीं रहेंगे। आप मेरी बात को याद रखें। अभी 4 मेडिकल कॉलेज का इश्यू था, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा केंद्र सरकार द्वारा 70% आया और 30% राज्य सरकार ने लगा के 4 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए। पहला कहां बना? सहारनपुर में, दूसरा कहां बना? कन्नौज में, तीसरा कहां बना? जालौन में, चौथा कहां बना? अंबेडकर नगर में। 4 मेडिकल कॉलेज बने। विशेषता क्या है? 90 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट सरकारी 90 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। इन 4 मेडिकल कॉलेज में विशेषता क्या? देखो समझने की बात, इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें SC ST के बच्चों के लिए आरक्षित है, क्योंकि 70% पैसा स्पेशल कंपोनेंट प्लान का आया था। ठीक है, जैसे मुस्लिम समाज के भी कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैन समाज के भी हैं और समाजों के भी हैं, वो उनके पैसे से बना है, तो उनमें उनका प्रतिभा कमेटी, उनकी बोर्ड वोट सब उन्हीं का होता है। तो इन 4 मेडिकल कॉलेज में 70% सीटें रिजर्व हैं और उन 70% रिजर्व सीटों में शेड्यूल कास्ट की हर जाति के बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए सीट मिलती है। ठीक है, ना किसी एक जाति के लिए है, ना किसी एक धर्म के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब क्या हुआ? पिछले साल एक लड़की चली गई कोर्ट में कि साहब देखो यार 70% रिजर्वेशन, इसलिए मुझे सीट नहीं मिल रही है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 70% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, बिना जानकारी के, बिना किसी बात के स्टे लगा दिया। और इस बार मेडिकल कॉलेज के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे जिनको सीट चाहिए भी नहीं, जो पढ़ रहे हैं। एक बात, इंपॉर्टेंट बात है ये जाते हैं निकेत उनकी मदद करने के लिए। लेकिन देखो गजब की बात सुनो, एक डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बनाने के लिए, एडमिशन कराने के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन चाहिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ रुपए फीस लगती है। तो 200 डॉक्टर कम बनेंगे हमारे, अगर ये हमारी 70% सीटें 4 मेडिकल कॉलेज में चली गई। कितने डॉक्टर? 200। कितने डॉक्टर? 200 डॉक्टर कम। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जो ठेकेदार बने हुए हमारे जाति के आधार पे, जो सरकार कहती है कि भाई हम दलितों के, पिछड़ों के हितैषी है, बताओ हमारे 200 डॉक्टर हमसे छीने जा रहे हैं। क्यों नहीं उनके मुंह से बात निकल रही है? क्यों नहीं निकल रही? 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे जो घोटाला हुआ, हमारे 20,000 टीचर जो बनते हैं SC ST OBC के, वो घोटाला आपने कर दिया। मैं ये बात समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि हम मिलके भी 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जितने लोग हम यहां मौजूद हैं, अगर हम मिलके एक एक पैसा जुटाए तो 200 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते भाई। लेकिन 200 करोड़ जो इकट्ठा करके 200 डॉक्टर बनाने का प्रयास हम करेंगे, वो ताकत हमसे छीन ली गई, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा के कि हिंदू हिंदू भाई हैं। हम तब तक भाई हैं जब तक हम आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आपके साथ धर्म का नारा लगा रहे हैं, आपके कहीं से मुसलमानों के सामने तन के खड़े होकर लाठी डंडे लेके खड़े हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों के अधिकार की बात आएगी तो मुसलमान नहीं आ रहा वहां आरक्षण आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने, SC ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने। SC ST एक्ट उस पर लगता है जो अपराध करता है, जो अपराध नहीं करता उस पर SC ST एक्ट नहीं लगता। और ताकतवर लोग SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकता है। हमारा तो 90% समाज कमजोर है। ठीक है, हम तो थाने में जाते डरते हैं हमारे लोग, अब तो जाने लगे। ये जब से भीम आर्मी के लोग काम करने लगे हैं, ये नव जागृति कथेरिया धानुक समाज महासंघ के लोग काम करते, तब से थाने में जाकर आग से आग मिला के बात करने लगे। ऐसा चलो क्यों भाई FIR क्यों लिखी? वो कहता है कि लिख रहे हैं, कब लिख रहे हो? FIR लिखो इनकी, FIR लिखो और बताओ गिरफ्तारी कब करोगे वरना आंदोलन हो जाएगा। तो कहते हैं यार ये नीले पट्टे वाले हैं तो FIR लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? लेकिन सोचो जब ये नहीं थे संगठन, तो जिन नेताओं को वोट कहते थे वो कहते हमारी सरकार नहीं है। भाई सरकार नहीं आएगी तो क्या समाज को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं, सरकार नहीं है तो सड़कों पे लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। और जिस दिन सरकार आएगी, मैं गारंटी से कहता हूं थाने का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा मेरे लोगों। मेरी बात का फिर तो इधर से एक फोन आया करेगा बूथ के वर्कर का कि साहब ऐसी वहां एक घटना हो गई है, या उनकी पेंशन नहीं बंधी, या उनका मकान गिर गया, कोई ऐसी वो होगी, तो तत्काल वहां से फोन आया करेगा अनिकेत जी का कि सुनो अगर शाम तक ये तैयार नहीं हुआ तो शाम के बाद बोरी बिस्तरा बांध लेना, किसी और जिले में कटेगी, सुबह सूरज कहीं और निकलेगा। तो फिर वो क्या करेंगे? वो करेंगे जो हाथरस के समय हमने देखा, जब हम हाथरस के परिवार से दूसरी बार मिलने के लिए गए तो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे थे, गंदगी पड़ी हुई थी। रात को 1:30 बजे हिमांशु जी ने मुझे उठाया कि भाई साहब कुछ देखोगे उठ के? मैंने क्या
कि वो सेक्रेटरी भी आ गया, एडीएम भी आ गया, एसडीएम भी आ गया, प्रधान भी आ गया और रात को सड़क बना रहे हैं। भाई साहब आओ दिखाता हूं। मैं उठ कर गया 2:30 बजे तो सड़क बन रही है। ये हमने तब सुना था कि जब मुख्यमंत्री आता है तो सड़क बना देते हैं रात की रात में, अधिकारी पूरी रात बेलचा लेके खड़े होते हैं उनके पास कि भाई बनाओ बनाओ, सुबह का दौरा है। ठीक है, तो हमने कहा भाई बात तो सही है, अगर सरकार अपने पे आ जाए तो फिर तो भाई हो सकता है। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो हमारे साथी स्कूल ठीक करो आंदोलन चला रहे हैं, 3 साल पहले अधिवेशन में मैंने भीम आर्मी के साथियों को कहा था कि आप 1 लाख पाठशालाएं देश के अंदर खोलो दिल्ली से, क्योंकि शिक्षा के हालात बहुत खराब। और आप जानते हैं ये तो बेचारे अब आंदोलन चला रहे हैं। मैं जब से मैं सांसद बना हूं लगातार कॉलेजों का दौरा करके, कॉलेजों में किस तरह के, स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है उनकी जांच करके, जो नहीं होती अपने आप से भी करता हूं और अधिकारियों को कह के वो करवाने की कोशिश करता हूं। और 6 महीने पहले से मैं सबसे कह रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करो और क्वालिटी एजुकेशन दो। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जहां 6 सब्जेक्ट है और 2 टीचर हैं, बिल्डिंग का ये नहीं पता, कभी बच्चा किताब की तरफ देखता है, कभी बिल्डिंग की तरफ देखता है कि कब बिल्डिंग ऊपर से गिर जाएगी, पसीने में लथपथ है, कमर में बैग डाल के कई किलोमीटर जाके जो है स्कूल पहुंचने का काम कर रहा है। रास्ते खराब है, 1-1 फीट गारा हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। बस मिड डे मील का खाना खिला के, वो भी पानी वाला खाना खिला के, और ये दिखाते हैं कीड़ों वाला खाना खिला के कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, एक गवर्नमेंट बोर्ड में पढ़ेगा, वहां टीचर नहीं है। टीचर, आज मुझे 2 टीचर मिले, कह रहे हैं भैया एतमादपुर विधानसभा में कि शिक्षण कार्यों को छोड़कर सारे कार्य करवाती है सरकार, हमसे बस शिक्षण कार्य नहीं कराती। और हम नौकरी लगे हैं, महापुरुषों का उतारना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमसे सारे काम करवाती, बस शिक्षण कार्य नहीं करवाती। तो भैया कोशिश करो कि राज्य में आ जाओ, हमें पढ़ाने का मौका दो। हम इन प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला सरकारी स्कूल से करके दिखाएंगे, क्योंकि हम इन्हीं से निकल के आए। इसलिए कह रहा हूं, जब तक शिक्षा नहीं लोगे, जब तक सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे, और जब मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, तो एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। 100 आरोप लगेंगे, 100 तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन जब भी कोई बात हो धैर्य रखकर इंतजार करना। जब जब मेरी कलम उठेगी वो आपके पक्ष में उठेगी, कभी मेरी कलम आपके खिलाफ नहीं उठेगी। मेरी बात को आप याद रखें। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है वो ये है, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप देखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, शरीर में बहुत बलवान हो सकते हैं, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, आप पे बहुत जमीन हो सकती है, आप बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, अगर आप समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप बुरे वक्त में समाज का हाथ नहीं पकड़ते हैं, अगर आप समाज के दुख सुख में नहीं खड़े हैं, तो समाज के लिए आपका कोई योगदान नहीं है, तो समाज को आपकी कोई जरूरत नहीं। समाज के दिलों में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। मेरा तजुर्बा है, बड़े से बड़ा पैसे वाला जाता है, 100 लोग नहीं इकट्ठे होते। गांव का काम करने वाला एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता जाता है, आसपास के 100 किलोमीटर के लोग आते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा था, समाज की सेवा करता था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर तो आपके हैं, अपने बच्चों के अंदर ये भाव जरूर डालना कि जिस समाज में पैदा हुए हो, अगर कभी उस समाज का हाथ पकड़ने का अवसर आए या उस समाज के अधिकारों में कभी हमला हो, तो अपनी कुर्सी की परवाह मत करना, अपने समाज के हितों की रक्षा करना, सच्चे बेटे बन के दिखाना, कपूत मत बन जाना, समाज से धोखा मत करना, समाज से गद्दारी मत करना, समाज को अकेला मत छोड़ना। ये समाज बहुत भरोसा करता है और हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है, हर बार भरोसा करता है, हर बार ठगा जाता है। कोई तो सवेरा आए कि इस बार समाज ना ठगा जाए, कोई तो सवेरा आए कि नेता समाज के लिए हो, समाज का यूज करने के लिए ना। नेता समाज को देना चाहता हो, सिर्फ समाज से जात के नाम पे लेना ना चाहता हो। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा विश्वास आप याद रखना। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, आपके इस प्यारे संगठन के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और आप कह रहे थे कि भाई हम खून देंगे, विश्वास करो अब जो आने वाला समय है वो आपका, उसमें आपका खून बहाने के लिए लोहे का गुर्दा चाहिएगा, जो अभी मां के कोख से जन्म नहीं हुआ। क्योंकि अब
अगर खून कोई बहाएगा तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगा, याद रखना। मैं गया था बिहार, बेटी का नाम था ज्योति पासवान, उसकी रेप करके हुई थी हत्या, जिला है दरभंगा। जिस व्यक्ति ने की थी, ये मुझसे कहा गया अधिकारियों द्वारा कुछ कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, सांसद जी का खास है, उसको गिरफ्तार नहीं कोई कर पाएगा। हम धरना देके आईजी के दफ्तर में गए, पता करा लेना आप, दरभंगा जिला, मैंने इसलिए बता दिया आपको, बाढ़ आई हुई थी, खूब बात हुई, आंदोलन हुआ, फिर वार्ता हुई, तो मैंने कहा 20 दिन आपके, 21वां मेरा, 19 दिन तक फोन नहीं करूंगा, 20वें दिन फोन करूंगा, और अगर 20वें दिन तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो 21 दिन के बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप। 18वें दिन फोन आया मुझे आईजी का, गिरफ्तार कर लिया भैया, और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया भैया, जेल भेज दिया। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक बार पैदा हुए एक बार मरेंगे। लोग याद रखेंगे कि हमारा नेता धोखेबाज था या हमारा असली था। अगर आप साथ दे दो, आप सबको कह रहा हूं, आप अगर साथ दे दो तो याद रखना 2027 में ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि नोटों वाले हार जाएंगे और वोटों वाले जीत जाएंगे, मेरी बात का। और जो हमारे महापुरुष कहते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, और धन धरती राजपाट बट के रहेगा, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये होना ही है।